जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लेकर हम 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी हम इस पर करते हैं। तो इसके लिए आज जो है ना प्रैक्टिस सेट हम 2 लाए हैं, जिसमें एक 5/2010 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बनाने से क्या होगा, देखने से क्या होगा कि आपको पैटर्न मालूम चलेगा कि किस टाइप से बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या पैटर्न रहता है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना 10 से लेकर अगर 22 तक पढ़ते हैं तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हूबहू आपको जो है ना होने वाले एग्ज़ाम में आपको टकराएंगे। तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। देखिए कितना शानदार पेपर होने वाला है और कितना शानदार आपको सेशन होने वाला है। अगर अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा देखिए टेलीग्राम चैनल है, एक्सप्रेस से स्टडी करके ये टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। हम इस पर आपको प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर अगर मैसेज करते हैं तो हम व्हाट्सअप नंबर पर भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें बताएं प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। देखिए इसमें प्रश्न कौन सा है इसमें ऑप्शन जो प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्या यही ना क्या खाए हैं, क्या पढ़े हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये क्या जो है क्या है आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या आपका क्या होगा, प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, संकेतवाचक अव्यय का वाक है। संकेत, इसमें जो है ना संकेतवाचक अव्यय कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है आपको संकेतवाचक अव्यय कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए, यह गिलास आधा भरा है। संकेत दे रहा है कि गिलास आधा ही भरा है। और सब देखिए 4 ऑप्शन में से और सब देखिए कोई में ऐसा संकेत नहीं आ रहा है कि आधा भरा है या पूरा भरा है। इसमें संकेत दे रहा है कि यह गिलास सिर्फ आधा ही भरा है। तो ये संकेतवाचक अव्यय हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है किस में। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हलंत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ये देखिए हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग, माने वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हिंदी का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरनाम एवं स्वरनामिक विशेषण का वाक्य है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है स्वरनाम और स्वरनामिक विशेषण का कौन सा वाक्य है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए स्वरनाम किस में है। तो देखिए यह, घर, जो, आधा अगर पहले है तो इसमें सबसे पहले इसमें ये देखिए यह क्या है आपका, ये स्वरनाम है। और स्वरनामिक विशेषण कौन सा होगा, यहाँ देखिए ये स्वरनामिक विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका स्वरनामिक विशेषण हो जाएगा। ये वाक्य आपका, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्वरनाम भी इसमें प्रयोग हुआ है और स्वरनामिक विशेषण भी प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीलकंठ शब्द जो है ना कैसा है। ये नीलकंठ जो शब्द है ये कैसा है। देखिए नीलकंठ शब्द जो है ना आपका यौगिक है। अब देखिए अब इसमें है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो ये योग रूढ़ है। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक नीलकंठ शब्द, माने इस नीलकंठ शब्द जो तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, नील प्लस कंठ, माने कि अगर ये हम ये शब्द को तोड़ने के बाद दोनों शब्द में जो है ना, ये दोनों शब्द जो है ना इसका कोई अर्थ निकलता है, दोनों शब्द से अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसे यौगिक करते हैं। अगर दोनों शब्द से अर्थ नहीं निकलता है तो उसे रूढ़ कहते हैं। अगर 2 शब्दों से मिलकर अगर कोई शब्द बनता है और उससे कोई अदर अर्थ निकल जाता है तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसके अनुसार जो है ना आपका यौगिक के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि नील माने नीला और प्लस कंठ ये दोनों क्या होगा, दोनों जो है ना वाक, ये दोनों शब्द में क्या हो रहा है, कोई सकारात्मक आपका निकल रहा है, शब्द निकल रहा है, इसका दोनों का कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
नीलकंठ डबल हो गया है। इसका 6 नंबर अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारतेंदु, तो देखिए भारतेंदु का सही विच्छेद होगा भारत जोड़ इंदु। क्या हो जाएगा? भारत जोड़ इंदु, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? सज्जन, तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सज्जन का, ये सज्जन है, इसका उल्टा शब्द हो जाएगा आपका दुर्जन। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए लड़का, लड़का से लड़कपन, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है और इसका लड़कपन क्या होगा? भाववाचक हो गया। तो लड़का से लड़कपन आपका हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आरंभ, आरंभ माने तो शुरू, शुरू जो क्रिया होता है, जो शुरू आरंभ होता है जो क्रिया का, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो इसमें आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है। तो देखिए इसके अनुसार आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। देखिए वह रोने लगा, और किसी को आप डांट दीजिएगा तो क्या होगा? तुरंत ही रोने लगता है, यानी कि रोना स्टार्ट कर देता है। बोल शब्द आ रहा है कि नहीं? स्टार्ट करना, रोना स्टार्ट कर देता है, माने आरंभ कर देता है। तो यहाँ रोने लग, जैसे अभी से डांट बोलो ये क्या हो गया? रोना स्टार्ट कर दिया, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ वह रोने लगा, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है कितने? ये जो इसमें है, कितने सर्वनाम का प्रयोग किया गया है आपको इसमें से बताना है कितने सर्वनाम। तो इसमें 3 सर्वनाम का प्रयोग किया है। तुम्हारा, देखिए कौन कौन सा है? तुम्हारा मैं, कौन, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये आपका 3, इसमें किसमें सर्वनाम पदों की संख्या कितना है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस क्रिया का फल कर्ता पड़ता है उसे, जिस क्रिया का फल कर्ता पड़ता है उसे कहते हैं कौन सा क्रिया कहते हैं? तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया करते हैं, और जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो यहाँ पर ऑन, याद रखिए किसी भी दिन हो गया, कोई भी दिन हो गया, मंथ हो गया, उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन, मंथ, ये सब के पहले, जैसे मंडे, संडे, जनवरी, फरवरी, इस सब के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है, कौन सा सही है? तो देखिए इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। नेक्स्ट अगला देखिए, पिक द आउट द राइट वर्ड। इसमें सही शब्द आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? ओकेजनली, OCASIONALLY, ओकेजनली, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो है ना करेक्ट एंटोनिम चुनना है, माने अपोजिट वर्ड चुनना है, तो ये होगा डिसऑनेस्ट। कौन सा हो जाएगा? डिसऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला है आपका, अब यहाँ सामाजिक विज्ञान जीके स्टार्ट होता है आपका। जीके का पहला प्रश्न है आपका, देखिए 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो एक किए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है आपका, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? पृथक माने अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हो गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपका जो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो द्वारा 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 में। इसी में जो है ना पृथक निर्वाचन पद्धति का व्यवस्था किया गया था, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका,
स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह है अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? चाय के बक्सों को फेंका गया तो इसको बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ये 10th का क्वेश्चन है आपका, विश्व इतिहास का क्वेश्चन सब है आपका, तो आपको विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे डैश कहा जाता है। ये सभी ने मिलकर एक सैनिक संधि की थी जिसको क्या कहा जाता है? जिसको नाटो कहा जाता है। इसी नाटो में शामिल होने के लिए ना यूक्रेन को जो है ना रूस से अभी तक लड़ाई चल रहा है, इसी नाटो में शामिल होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे? इसमें से 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस। ये सभी क्या थे? अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, जब उसका उस समय निर्माण हुआ था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका मेन कारण आपका क्या था? तो इसका मेन कारण था त्रिपक्षीय संधि। क्या था? त्रिपक्षीय संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? जो पाषाण युग था, पूरा पाषाण युग था, उस समय काटने के लिए समानता उपयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो उसको गरासा बोला जाता था। क्या बोला जाता? गरासा। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो देखिए, गुप्त काल में जो थे ना, गुप्त काल, उसका प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे आपका आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा जो है ना आपको किसके शासनकाल में बना था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको अलाई दरवाज़ा बना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था कौन सा? इसमें से जो सुधार आंदोलन था राजा राममोहन राय द्वारा, वो कौन सा था? सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन जो था वो था आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी थी, उनका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मैडम ब्लावात्स्की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये पूछा है कहाँ हुई थी, तो हम दोनों बताएंगे कहाँ हुई थी और किसने किया था। तो देखिए, गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुआ था, कनाडा यूएस में जो लोग वहाँ पर जो रह रहे थे उन्हीं के लोगों द्वारा किया गया, इंडियनों के द्वारा किया गया था। और ये जो थे ना, गद्दार पार्टी के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। क्या नाम था उनका? लाला हरदयाल लाला हरदयाल थे। इनका स्थापना 1913 में हुआ था। गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 हुआ था। कहाँ पर? कनाडा और यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? देखिए, भारतवर्ष में अगर पहला सत्याग्रह बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका। जबकि भारत में बोलेगा, भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे? तो ये आपका चंपारण में। पहली बार ये चंपारण आए थे, बिहार का चंपारण में, वहीं पर इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन जो है ना 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? माने श्रेणी बताना है, शांत श्रेणी में आता है, सक्रिय में आता है, प्रसुप्त में आता है, किस में आता है? तो ये जो है ना आपका इक्वाडोर का जो है ना, ये ज्वालामुखी आपका शांत श्रेणी में आता है। किस में आता है? शांत श्रेणी। और ज्वालामुखी का नाम क्या है? चिम्बोरोजी ज्वालामुखी का नाम है जो शांत श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका,
विषुवतीय रेखा के सघन वन लाभदायक हैं, किस लिए? ये विषुवतीय जो रेखा है उसका सघन वन किस लिए लाभदायक है? विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के सघन वन किस लिए लाभदायक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको किस लिए जो है ना ये लाभदायक है। ये आपको जो है ना जड़ी बूटियों के लिए, किस लिए? जड़ी बूटियों के लिए लाभदायक। विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के सघन वन जो है जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो ये जो देखिए ग्लास हाउस है, वहाँ पर आप सब्जियां जब उगाना चाहते हैं तो कहाँ पर उगाएंगे? टुंड्रा जो क्षेत्र है वहीं पर आप सब्जियां उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप तापमान अधिक होता है क्यों? तो ये है इसका, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या होता है? ताप जो होता है छोटे केंद्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? ये अग्नेय सेल जो होते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें जो है ना अग्नेय सेल जो होता है उसमें आपको इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये अग्नेय सेल जो होता है इसमें इसे परतदार चट्टान कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये आपका नहीं पाया जाता है अग्नेय सेल में, ये नहीं पाया जाता है। जिस magma का ठंडा होने के कारण बनते हैं अग्नेय सेल। सील और डाइक पाए जाते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट सेल के इसमें ये पाए जाते हैं, लेकिन ये परतदार चट्टान होते हैं। ये आपका गलत है, ये आपका नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? इसमें से बताना निम्नलिखित से कौन सा खाद्य माने खाने वाला फसल नहीं है। तो देखिए चावल, गेहूँ, चाय, मकई, तो इसमें 3 जो है ना आपका खाने वाला फसल, जबकि चाय आपका खाने वाला, ये पेय पदार्थ है, ये पीने वाला फसल है, खाने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ये जो है ना विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है कौन सा? तो इसके लिए जो मेन जो है उत्तरदायी है वो आपका क्या है? तो ये आपका सागर से दूरी, सागर से जो जितने दूर रहेंगे उसी अनुसार जो है ना आपका जलवायु का प्रकार होगा महासागर से। अगला है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा महिला पढ़ा लिखा कहाँ पर है? तो है आपका केरल में। सबसे ज़्यादा महिला पढ़ा लिखा है तो केरल में, और सबसे कम अगर कहीं है तो आपका बिहार में। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है ना आपका किस प्रकार का कोयला है? तो ये आपका निम्न स्तर का सबसे खराब किस्म का कोयला है लिग्नाइट। और अगर बढ़िया क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो वह है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ जो है ना आपका किस जलवायु में, ये जो है ना किस जलवायु में फसल गेहूँ का उगती है? तो यह शीतोष्ण, शीत में ठंडा के मौसम में शीतोष्ण जलवायु में आपका गेहूँ का फसल होता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो ये 40 नंबर के 1 के सी, ये कहाँ है आपका? घाटशिला में आपका इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर गेहूं के उत्पादन की बात करें तो वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अगला, अगर चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? कौन सा वायुमंडल का है जिसमें रेडियो का प्रसारण होता है? रेडियो का प्रसारण होता है, यह है आपका आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। माने रेडियो हम लोग सुनते हैं, इसके लिए जो है ना कौन सा प्रसारण जरूरी है? तो आपका आयन मंडल। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किसके द्वारा? ये स्टेलेक्टाइट का जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना आपको किसके द्वारा होता है। तो ये आपका भूमिगत जल द्वारा होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा।
नेक्स्ट है आपका दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो देखिए दार्जिलिंग जो है ना, दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल का भाग है। किसका भाग है? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। जो विधान परिषद होते हैं सबसे जो है ना क्या उच्च सदन होता है, इसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व का सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है किसके द्वारा किए गए थे। ये आपका संविधान के द्वारा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ना मार्गदर्शन हेतु संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है। जिला स्तर पर पंचायती राज जो होते हैं 3 स्तर होते हैं, इसमें जो बोला गया है जिला स्तर पर जो होता है सर्वोच्च अंग, जो मेन अंग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका जिला परिषद। कौन सा होता है आपका मेन अंग? जिला परिषद। आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। किस में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो देखिए इसमें आपका केरल, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, केरल में जो है ना द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। जबकि किस में है, तो बिहार में है आपका, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आपका कर्नाटका में है, और इसके बाद है तेलंगाना में है, आपका तेलंगाना में है। 1 2 3 4 5 और एक और हो जाएगा आपका एक और स्टेट आपका नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। एक है आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में जो है ना आपका विधानमंडल है, जबकि केरल में आपका नहीं है। नेक्स्ट है पंचशील जो है ना निम्नलिखित किन देशों के बीच समझौता है। पंचशील, तो पंचशील जो है ना आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच जो ना पंचशील समझौता हुआ था आपका बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किस में? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सा अंग है जिसमें आपका ये सभी हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन, ये सब अस्थायी सदस्य हैं। तो ये आपका सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है, जबकि 10 जो है ना आपका क्या है अस्थायी सदस्य है। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य में ये सभी हैं। नेक्स्ट अगला है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो भारतीय शांति सेना भेजने पर सहमति दी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व अभी किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व बोला है, तो ये जो है ना आपका स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना आपका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। सार्क जो है ना, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में आपका मुख्य भूमिका निभाने वाला देश आपका भारत है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, नेपाल में। काठमांडू जो है नेपाल, उसमें आपका सार्क का मुख्यालय है। ऐसे मुख्य भूमिका में भारत रहता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये 19 के अंतर्गत जो है ना आपका संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, भाषण एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माने इसमें ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। भारत में किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने का अधिकार है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता नहीं है? तो ये एक अलिखित संविधान है, एक गलत है। भारत का जो है ना लिखित संविधान है और लिखित संविधान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की उम्र क्या है? ये देखिए उच्च न्यायालय बोला गया है, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के लिए 62 साल है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो है ना आपका 65 साल है सर्वोच्च न्यायालय के, जबकि उच्च न्यायालय के लिए कितना है? 62 साल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? किसी राज्य के लिए उसका मूलभूत तत्व कौन सा है? तो वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता जो है ना किसी राज्य के लिए उसका मूलभूत तत्व है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन सा, माने छोटा रूप कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात माने बच्चों के लिए जो है ना कौन सा इसमें जो है ना
ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो वो है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ना आपका, ये बच्चों के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गलत कथन आपको चुनकर बताना है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, ये सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हो, ये भी गलत है। ये सही है, ये सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। एक सेकंड रुक जाइएगा। ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो चुनाव जो है ना, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। ये जो है ना, राष्ट्रपति जो है ना, ये वो अपने विवेक पर जो है ना उनको चुनते हैं और उनको भेजाते हैं, माने नामित होता है। उसके बाद इस अंतिम मोहर जो है ना राष्ट्रपति लगाते हैं और राष्ट्रपति ही उनको भेजते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इनका राज्यपाल बने रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब है देखिए विज्ञान का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा विज्ञान जो है ना, साइंस का क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा और न्यूमेरिकल भी कुछ देखिएगा। न्यूमेरिकल आप किसी भी प्रकाशन का बुक लीजिएगा, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल बनाइएगा। देखिए इसमें न्यूमेरिकल का प्रयोग 6 से 7 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, जो तरंगे जो धातुओं से संचारित होती है उसे क्या बोलते हैं? माने केवल अनुदैर्ध्य से या केवल अनुप्रस्थ से? जो तरंग जो है ना, जो कि धातुओं से संचारित होती है, वो क्या है? केवल अनुदैर्ध्य है या क्या अनुप्रस्थ है? तो ये आपको दोनों है, अनुदैर्ध्य भी है और अनुप्रस्थ, दोनों तरंगें होती है। प्रकाश और जो है ना साउंड जो होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो दोनों आपको दोनों तरंगे के ही श्रेणी में आते हैं। तो ये अनुदैर्ध्य भी होंगे और अनुप्रस्थ भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी के कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी में की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 50 न्यूटन के एक बल को एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? तो देखिए इसका आपको फिगर ड्रॉ करके आपको बनाना हो, वाई एक्स। एक सेकेंड, इसको कैसे बना सकते हैं आप, थोड़ा शॉर्ट में हम बता देते हैं। देखिए जैसे ये मान के चलिए वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है, तो इस दिशा में आप अगर इसको बनाते हैं, आप ऐसे लाइन खींचते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, तो अगर ये आपका 30 न्यूटन है, ये आपका 30 न्यूटन है और ये जो है ना 50 न्यूटन है, तो इसका पूछा है। ये देखिए ये इसके पूछा है, तो इसका पूछा है, तो देखिए इसका कैसे निकल जाएगा आपका? तो इसका होता है रूट अंडर, इसका कुछ नाम रख दीजिएगा, रूट अंडर 50 इसका होता है रूट अंडर 50 प्लस 30 का होल स्क्वायर और दूसरा होगा 50 माइनस 30 का होल स्क्वायर। इससे निकालिएगा तो आपका ये निकल के आ जाएगा 40 न्यूटन जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 40 आपका सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी, 40 न्यूटन सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा आप लोग। उसका बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो ये आपका मिश्रण का तापमान जो होगा आपका क्या हो जाएगा? तो मिश्रण का तापमान आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या, कौन सा सिद्धांत है? तो ये जो है ना गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन के तीसरे गति के नियम है, तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम से जो है ना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है? 4 सेकंड लेता है। तो भवन की ऊंचाई पूछा है, तो देखिए ये आपका ऊंचाई पूछा है, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसको देखिए, इसका फार्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो इसका देखिए इसी फार्मूला पर आपको ये बैठेगा। तो जो आप कुछ अगर न्यूमेरिकल जानते होंगे वो आराम से बना लेते हैं। ऐसे हम बता देते हैं, इसमें U जो हो जाता है ना, U आपका 0 हो जाता है और G का मान आपका कितना हो जाता है? G का मान 9.8 हो जाता है
और आपका टी आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस पर आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 78.4 मीटर। कितना आ जाएगा 78.4 मीटर। मेनली इसका जो है ना फार्मूला यही है, S = UT + हाफ GT²। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक घर में 60 वाट का लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते थे। 30 दिन के एक महीने का उपयोग की गई कुल यूनिट का, माने 30 दिन में आपका कितने यूनिट आपका बिजली उठेगा। माने 60 वाट के 5 लैंप है और 75 वाट के 4 पंखे हैं और 6 घंटे डेली आप उपयोग करते हैं, तो 30 दिन में आपका कितनी बिजली का बिल आएगा। तो देखिए 60 × 5 माने 60 वाट का बॉल है आपका, तो 60 × 5 घंटे का उपयोग करते हैं। और दूसरा है 75 वाट का, इसको जोड़ दीजिएगा। आप 75 वाट का बॉल 4 घंटे यूज़ करते हैं, तो इसको जोड़ दीजिए। प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद है कितने पंखे हैं, ये तो हो गया। और उसके बाद कितने घंटे काम करते हैं, तो 6 घंटे। कितने हो जाएंगे इंटू 6 अब बाई 100, यही आपका फार्मूला है। तो बाई 100, तो इसको जोड़िएगा तो इसको 6 × 35 यानी 300 प्लस 75 × 4 कीजिएगा तो 300 यानी 600 × 6 यह हो जाएगा 600 × 6 अब बाई 100 तो इसका आ जाएगा कितना, ये देखिए 6 और कितने 6 घंटे और कितने दिन के लिए है, तो 30 दिनों के लिए। एक सेकंड रुकिएगा। अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 100 नहीं होगा, इसमें 1000 होगा। इंटू कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। तो अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए। आप देखिए 6 माने 6 6 36 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना 36 18 और 3 3 10 108। आपका जो निकल के आएगा 108 यूनिट। 108 यूनिट जो है ना आपका निकल के आएगा आपका, माने कुल यूनिट जो होगा आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 108 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए 108 यूनिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। इसका आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति का फार्मूला होता है ना आपका, आवृत्ति का फार्मूला होता है F = होता है 1/T × N 1/T × N। तो 1/T × N होता है। तो देखिए ये है 0.8 है यानी 1/8। इसको पॉइंट सटाने के लिए बाई 10 कर सकते हैं। और कितने चक्र है, तो 24 चक्र है। 24 चक्र है तो 8 3 जा 24 10 3 जा 30 यानी 30 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक अस्थायी चुंबक को किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि दो बराबर भागों में काटा जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये B/2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग कर सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। तो जो लेंस के किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवेदन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए इसका फोकस दूरी जो होगा -5 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट है, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से होता है किस में, क्या होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। क्या, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसमें होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्ण प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी। रदरफोर्ड के द्वारा, तो यह आपका प्रोटॉन की खोज हुई थी। किसका, प्रोटॉन का खोज हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एक सेकंड देखिएगा, इसको बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल। नेक्स्ट है आपका, समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है कौन सा। तो ये जो है ना आपका गन पाउडर जो है ना आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, स्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से है क्या। ये जो है ना स्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है आपका। तो ये जो है ना आपका रासायनिक दृष्टि के
SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। स्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है आपका, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तब आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसमें बताना है आपको तब आपको क्या होता है। तो देखिए, ये जब अभिक्रिया होती है तब ये प्रत्येक मैग्नीशियम, ये जो होता है ना आपका, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह काम करते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस अणु में द्विबंधन है? किस अणु में द्विबंधन है? तो 78 के आपका हो जाएगा, किसमें द्विबंधन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, O2 द्विबंधन। देखिए O2 O और 2 है तो द्विबंधन है आपका, 2 को बंधन है तो O2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, दहन की क्रिया निम्नलिखित में से कौन शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है ना आपको आवश्यक है? तो ये आपका पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या है? पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति दहन क्रिया के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है अगला, C614 जो है ना तथा N714 है, ये किसके उदाहरण थे? ये आपका जो दिए गए हैं ये आपका संभारिक उदाहरण। देखिए संभारिक क्या होता है? जिसके परमाणु द्रव्यमान जो है ना तो सेम होता है। इसमें ये जो ऊपर वाला जो दिया गया ये द्रव्यमान है, ये है परमाणु क्रमांक है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान दोनों का क्या है? सेम है। तो जिसके परमाणु द्रव्यमान सेम हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संभारिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस प्रकाश में? तो लाल प्रकाश में जो है ना प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधा उगा है और उसी में देखिए एक दूसरा पौधा भी उग जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे एपीफाइट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एपीफाइट। नेक्स्ट है एम्फीबियंस क्या है? तो देखिए एम्फीबियंस जो है ना जल और थल दोनों में रहते हैं, दोनों में समान रूप से रहते हैं, उसे एम्फीबियंस बोले जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है। तो देखिए यूरिक एसिड, ये मनुष्य में पाया जाता है, बाद बाकी पौधे में टेनिन, गोंद, लेटेक्स ये सब क्या आपका पौधे से ही निकलता है, जबकि यूरिक एसिड पौधे से नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाती है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें आपका केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। ये राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति ये सब पाया जाता है, ये सब पाया जाता है, जबकि ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, फसलों पर DDT का छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या? माने फसल जो हम लोग किसान जो रोपते हैं उसमें जो खरपतवार सब नाशक जो DDT का छिड़काव करते हैं उससे क्या घाटा होता है? तो उससे घाटा यही है कि वायु प्रदूषित होता है, मृदा माने भूमि भी प्रदूषित होता है, जल भी वहाँ का प्रदूषित हो जाता है। ये सभी तीनों कारक है उसका DDT छिड़काव से, ये आपका नुकसान है। नेक्स्ट है आपका अगला, अगला क्वेश्चन है आपका, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे? तो ये आपका एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष है ये आपका फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर किस में होता है? तो ये आपका फेफड़ा में जो है ना ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित युग्म नहीं है? तो ये देखिए ये जो अपना साल्मोनेला जो है ना कुष्ठ रोग, साल्मोनेला से कुष्ठ रोग होता है, ये संबंधित नहीं है। ये संबंधित है प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, टीनिया सेलेसियस से टीनियासिस होता है, पैराथर्मिन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ये सभी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए मियोसिस जो है ना और सुस्ती विभाजन है ये आपका सही है। इस प्रकार हमने 90 क्वेश्चन का आपका हमने डिस्कस कर दिया है। और कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और इस तरह प्रत्येक एक दिन पर बीच करके आपका अल्टरनेट जो है ना आपका
प्रैक्टिस सेट आएगा आपको प्रीवियस ईयर का। फिलहाल अभी प्रीवियस से अभी एग्जाम नहीं है, इसलिए आपको प्रीवियस से चला रहे हैं। इसके बाद नए सेट चलाएंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।